आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में बात करेंगे बंगाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बंगाल पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नादिया के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। नादिया का कृष्णानगर सीट से टीएमसी की महुआ मोइत्रा सांसद थीं, लेकिन कैश पर क्वेरी मामले में उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ मोइत्रा को संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का उन पर आरोप लगा, जिसके बाद संसद की एथिक्स कमेटी की जांच में वो दोषी पाई गई और उनकी सदस्यता चली गई। पीएम मोदी आज उसी महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। पीएम मोदी 2024 में मिशन 400 पर जुट गए हैं, जहां से उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में ममता सरकार की विदाई भी तय है। कल पीएम मोदी आराम बाग में थे, जहां उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन कर बंगाल में चुनाव की फिजा बदल दी। संदेश खाली से लेकर तुष्टीकरण तक पर पीएम मोदी ने ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम मोदी के 2 दिन बंगाल के दौरे ने ममता बनर्जी की आसान चुनावी राह को अब मुश्किल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कैंपेनिंग के दौरान कैसे टीएमसी पर हमला बोला और संदेश खाली का मुद्दा उठाया, पहले आपको सुनवा देते हैं। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है, यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब से बंगाल पहुंचे हैं वो एग्रेसिवली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। टीएमसी पर हमलावर हैं, ममता सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हैं और संदेश खाली का मुद्दा उठाते हुए मुस्लिम वोटर्स से भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हुए नजर आए। पीएम ने साफ कहा, आरामबाग में जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे, पीएम ने साफ कहा कि इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ममता सरकार का घमंड तोड़ेंगे और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यानी कि बीजेपी की गारंटियों पर विश्वास जताते हुए इस बार ये वोटर बीजेपी को वोट देंगे। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं राहुल महाजन सीनियर जर्नलिस्ट, समीर चौगावकर सीनियर जर्नलिस्ट और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। देवेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जो ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स का था उसमें तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 20 सीट बीजेपी, 21 सीटें टीएमसी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब जिन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, अगर आज वो कृष्णानगर में थे, हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि ये सीट बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी का अपना आंकलन क्या कह रहा है, वो क्या कैसा परफॉर्म करने जा रहे हैं बंगाल में इस बार? और प्राची, नंबर्स में भले ही सर्वे के नंबर्स में आपको ये दिख रहा हो कि ये कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी के आंकड़े के हिसाब से देखें तो पिछली बार से इजाफा इस सर्वे में तो अभी ही हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव का मोमेंटम आगे बढ़ेगा आपको इसमें और बढ़ोतरी नजर आएगी। और बीजेपी का जो इंटरनल फीडबैक रहता है, जो अनुमान सीटों को लेकर देखा जा रहा है, उसमें पार्टी ये मानकर चल रही है कि बंगाल में इस बार 24 से 25 लोकसभा सीटें वो जीत सकती है। और उस लिहाज से कैंडिडेट सिलेक्शन की भी बात कर लें तो बहुत बारीकी के साथ कैंडिडेट सिलेक्शन किया जा रहा है। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले काफ़ी ज़्यादा कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और उसमें एक एक सीट पर बहुत गहन मंथन हुआ। उसके बाद हमें ये बताया गया कि चुनाव समिति की बैठक में भी बहुत सारे सीटों को लेकर कुछ फेरबदल किए गए, जो कि कोर ग्रुप जिस लिस्ट को लेकर गई हुई थी वहाँ भी आखिरी समय में चुनाव समिति की बैठक में कुछ फेरबदल किया गया। उससे समझा जा सकता है कि पार्टी एक एक सीट को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है। जिस माहौल की बात हम लोग करते हैं बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में, जैसा हमने जब जिक्र किया था, तो यह ध्यान होगा कि उस समय बीजेपी को लेकर इतनी सीटें के बारे में उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, वो सीटें आई। इस बार वो माहौल पार्टी को ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अभी ये तब है जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। अभी पीएम मोदी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री पे सरकारी कार्यक्रम है। जैसे चुनावी कार्यक्रम शुरू होंगे, चुनावी रैलियां शुरू होंगी तो इस मोमेंटम में आपको और ज़्यादा इजाफा नजर आएगा। प्राची, बिल्कुल, अब बीजेपी मान के चल रही है कि इस बार बंगाल में वो अच्छा करने जा रहे हैं और जिस तरीके का कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से कर रहे हैं उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या लाइन और लेंथ बीजेपी की बंगाल में होने जा रही है। कल जब आरामबाग में हर्षवर्धन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो मुस्लिम वोटर है, खासकर महिला वोटर्स, उनका फोकस मुस्लिम महिला वोटर्स पर था। वो इस बार ममता दीदी का घमंड तोड़ेगा, ममता सरकार का घमंड तोड़ेगा और वो इस बार खुलकर बिना किसी दबाव के वोट करेगा। ऐसा पीएम शायद खुलकर मुस्लिम वोटर्स के बारे में पहली बार बोलते हुए नजर आए बंगाल में। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसको देखने का नजरिया थोड़ा ठीक सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वहाँ निश्चित तौर पर शेख शाहजहां और उसके गुंडे हैं, वो मुसलमान गुंडा है। जो महिलाएं पीड़ित हैं उसमें बहुतायत हिंदू अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति की यानी दलित हैं, आदिवासी हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट या कहें कि नैरेटिव बनेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है और ये अभी मामले जब खुलेंगे तब शायद समझ में आएगा कि जो भी ऐसे अपराधी गुंडे होते हैं उनके लिए सिर्फ इतना भर नहीं होता है कि कौन पीड़ित किस जाति या धर्म से है, वो अपने धर्म जाति में भी कोई छोड़ते नहीं कसर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वीमेन डिग्निटी की बात कर रहे थे, उस महिला की इज्जत, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि एक औरत होकर औरत की इज्जत की बात नहीं समझ पा रही है, उसको वो बात कर रहे थे। और अभी आरामबाग का चयन हो या कृष्णानगर का चयन हो, कृष्णानगर चूंकि हर कोई बहुत सेलिब्रिटी पार्लियामेंटेरियन रही महुआ मोइत्रा, तो उनकी वजह से हर किसी को देश में ध्यान हो गया है। लेकिन कृष्णानगर सीट और जो आरामबाग की सीट है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत रणनीतिक तरीके से चुना है। हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से कितना अंतर घटा। लेकिन आप आरामबाग की सीट को अगर ध्यान से देखें तो आरामबाग की सीट वो गढ़ था जहां से सीपीएम का कब्जा था दशकों से। अनिल बासु वहां से कई बार के सांसद रहे। 2004 में तो देश की सबसे ज्यादा अंतर से जीती जाने वाली सीट वही थी। बाद में वहां स्थिति बदली है और अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने में, और पिछले बार जो चुनाव हुआ है तो बहुत कम अंतर से वहां अपरूपा पोद्दार वो जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी वीमेन वोट्स पर, महिला वोट पर
बहुत ज्यादा इसलिए भी फोकस कर रही है कि बार बार ये कहा जाता है कि जो सीलिंग है, यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर 18 से 20, 25 या 28 लोकसभा सांसद जीतने हैं तो महिलाओं का जो भरोसा, जो बार बार कहा जाता है कि मां माटी मानुष करके जो ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है, उसमें कुछ सेंधमारी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी वही कोशिश करते दिख रहे हैं और यकीन मानिए संदेश खाली ने महिलाओं का सेंटिमेंट तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किया है, वो राज्य के हर हिस्से में आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। अच्छा, ये तो बस शुरुआत है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाहे रोड शो हो, उनकी अगर जनसभा हो, उसमें महिला जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जो महिलाओं की भीड़ है वो उनकी रैलियों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उतना ही एग्रेसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये जो भीड़ हम तस्वीरों में राहुल जी देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में क्या सीटों में कन्वर्ट भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? जिसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसे सबसे मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है पश्चिम बंगाल, वहां बीजेपी क्या ममता को चुनौती देकर लीड ले पाएगी ममता से? देखिए, जो इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, वहां पर बांग्लादेश और रोहिंग्या का और इन सब लोगों का, वहां पर एक सेंटिमेंट ज़रूर है जो कि बीजेपी के पक्ष में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। साथ खास तौर से नॉर्थ बंगाल का जो इलाका है, वहाँ बीजेपी पहले ही काफ़ी इनरोड्स बना चुकी है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत बीजेपी दिखाई देती है। साथ में जो झारखंड और बिहार से लगे हुए इलाके हैं, वो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो झारखंड और बिहार से आए हुए लोगों की है। तो वो भी ऐसी सीटें हैं, जैसे कल आपके सर्वे भी दिखा रहा था, वो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी जो है वो स्ट्रांग दिखाई देती है। अब बहुत सारी ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, वहाँ पर 50% से ज़्यादा कई जगह पे मुस्लिम है, तो वो सीटों पर अभी भी संशय है कि उसमें बीजेपी कितना कर पाएगी। लेकिन जो 3 तलाक जैसे मुद्दे हैं, जो महिलाओं को लेकर बीजेपी की स्कीम्स ने जो फ़ायदा दिया है महिलाओं को, वो ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण महिलाएं एक कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी के नज़दीक महसूस करती हैं। और यही हमें मध्य प्रदेश में दिखाई दिया था, यही हमें जो है राजस्थान की रैलियों में दिखाई दिया था, यही छत्तीसगढ़ की रैलियों में दिखाई दिया था। तो महिलाओं का वोट बीजेपी के लिए पड़ेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम जो ध्रुवीकरण है वो कितना होगा बंगाल में, ये देखने की बात होगी। इसीलिए आपका सर्वे भी जो है वो 20 और 21 जो है, 20 बीजेपी को और 21 जो है वो टीएमसी को दिखा रहा था। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सही पिक्चर है। अभी तो शुरुआत पीएम ने की है। 6 तारीख को फिर से बंगाल में वापस जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बताया जा रहा है। एक बार फिर से पीएम जाएंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संदेश खाली की महिलाओं से भी उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है, पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करवाई जा सकती है, ऐसे वहां के जो स्थानीय लीडर हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होगा समीर जी, तो क्या ये बड़ा कदम हो सकता है या टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान ममता सरकार को उठाना पड़ेगा, टीएमसी को उठाना पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से संदेश खाली का जो घटना घटी है वो टर्निंग पॉइंट बन चुका है ममता बनर्जी के खिलाफ। और देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री 2 दिन लगातार बंगाल के दौरे पे रहे, कल आरामबाग में उन्होंने रैली की, आज वो कृष्णानगर में रैली कर रहे हैं, कल रात को उन्होंने कलकत्ता के अंदर नाइट स्टे किया। मुझे लग रहा है बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल कितने फोकस में, और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बंगाल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो अभी तो सरकारी कार्यक्रम में शामिल है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे, तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस बंगाल में रहने वाला है। क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2019 में प्रदर्शन किया था 18 सीटें जीतकर, अब भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि वहां उनका बेस मजबूत हो गया। और संदेश खाली की घटना के बाद और ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के अंदर करती रही, करप्शन वहां के मंत्री करते रहे, ईडी की कार्रवाई में जिस हिसाब से लगातार मंत्री गिरफ्तार में आ रहे, टीएमसी के नेता पकड़ाई में आ रहे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को वहां लेकर जाएगी। उस संदेश खाली में जो घटना घटी है, सिर्फ वो बंगाल के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसका संदेश देने वाली है कि किस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं का शोषण हो रहा था। तो मुझे लग रहा है संदेश खाली ममता बनर्जी के लिए एक सबसे बड़ा संकट बनने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी ताकत संदेश खाली बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब 6 मार्च को जाएंगे तो मुझे लग रहा है संदेश खाली की महिलाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और लगातार यह मामला लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली का जिक्र करती रहेगी। और यह तय है कि इसके कारण ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक संदेश खाली का मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। बंगाल की जब चर्चा होती है तो सीए का मुद्दा भी उठाया जाता है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव मथुआ वोटर्स पर पड़ेगा और उन सीटों पर पड़ेगा जहां मथुआ वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। जो बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं, उसमें कृष्णा नगर भी आता है, उसमें रानागंज भी आता है। इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कैसा कर रही है और क्या स्ट्रैटेजी है, ये देवेंद्र जरा समझाइए। सीए को लेकर जो चर्चा हो रही है,
भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार बंगाल में वो मैजिक करके दिखाए जो बीते कई चुनावों से बीजेपी नहीं कर पा रही है। पिछले चुनावों में जरूर बीजेपी को फायदा हुआ था, 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 से 18 पर पहुंची थी। इस बार क्या सीए वो एक हथियार होगा भारतीय जनता पार्टी के पास जिससे वो कमाल कर पाए जो शायद बीजेपी नहीं कर पाई है बीते कई दिनों से? बिल्कुल प्राची, कुछ पॉकेट्स के लिए, जैसे शांतनु ठाकुर की बात कर ले तो वो उस कम्युनिटी के लिए जहाँ मथुरा संप्रदाय के लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, या वहाँ पर क्योंकि ये वायदा भी किया गया था तो उस लिहाज से उस वायदे की डिलीवरी करनी जैसी बात है। और आप सुन चुके हैं कि गृहमंत्री अमित शाह इस बात को कह चुके हैं पहले ही कि हाँ सीए को लेकर हमारी प्रतिबद्धता जो थी वो है, और ऐसे में माना जा रहा है कि संभव है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, यानी कि 15 मार्च के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, संभव है कि उससे पहले सीए के रूल को नोटिफाई कर दिया जाए। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसका सकारात्मक फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी की सीट के बारे में प्राची पहले भी मैं आपको बता रहा था कि पूरी कंस्टिट्यूंसी को अगर देखें तो एक एक सीट के हिसाब से कि टीएमसी का कैंडिडेट क्या होगा, क्या टीएमसी कैंडिडेट बदल रही है, टीएमसी में से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर और फिर उसके हिसाब से बीजेपी की रणनीति बनाई जा रही है, उसमें तब्दीली भी की जा रही है। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि पार्टी कितनी ज़्यादा संजीदा है। वहाँ पे सुनील बंसल जैसे संगठन के व्यक्ति को वहाँ पे भेजा जाना अपने आप में बता रहा था कि पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के पिछले टैली को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने के मूड में है, क्योंकि सुनील बंसल के बारे में हम सभी जानते हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने उसी रूप में उस परफॉर्मेंस को दिखाया है। अभी बंगाल हो या तेलंगाना हो, उसमें उसी काम को कर रहे हैं कि ग्राउंड पे एक माहौल क्रिएट करते हैं, कार्यकर्ताओं की एक फौज बनाते हैं जो कि चुनाव में डिलीवर हो। पिछले चुनाव से इस चुनाव की अगर प्राची बात करें आप तो एक बड़ा फर्क बीजेपी के लिहाज से आपको ये नजर आएगा कि पिछले चुनाव में माहौल ज़्यादा था, बीजेपी के डेडिकेटेड हार्डकोर वर्कर्स बूथ पे अपेक्षाकृत कम थे। इस बार पार्टी ने उस गैप को काफ़ी पूरा किया है और उसका फ़ायदा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में निश्चित तौर पर ज़्यादा देखने को इस लिहाज से मिलेगा कि आपके वोटर्स को बूथ तक लेके जाना उन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वहाँ पे खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में दबदबा, दबंगई ये सब बहुत ज़्यादा काम करता है। और टीएमसी के लोग इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हिंसक राजनीति करते हैं, सबने देखा है। तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास भी वैसे ही डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की फौज होनी चाहिए थी। वो काम बीजेपी ने कर लिया है, उसका सीधे सीधे फायदा टैली में बढ़ने को लेकर दिख सकता है। प्राची, बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात भी हुई और जब बाहर ममता दीदी निकली तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये तो एक औपचारिक मुलाकात थी, इसमें कुछ भी राजनीतिक चर्चा हमने नहीं की थी। लेकिन पीएम जहां जहां जा रहे हैं हर्षवर्धन जी, वहां वहां पर जो खलबली है वो उन पार्टियों में जरूर मच जाती है जो मजबूत है। अब बिहार जा रहे हैं तो वहां पर तो तोड़फोड़ हो ही रही है, लेकिन बंगाल जाने से पहले भी उनके अपने ही सीनियर लीडर बयान भी दे चुके हैं और अपने बायो से हटा भी चुके हैं, कुणाल घोष। ये जो खलबली पीएम के जाने से पहले इन संगठनों में मचती है, इसके क्या मतलब निकाले जाएं? क्या मैसेज कन्वे हो जा रहा है? क्या पता चल रहा है कि ये लहर मोदी लहर है और शायद इसके सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे? देखिए, इसमें तो अब किसी को कोई संदेह है नहीं, ये कोई विवाद का विषय नहीं रह गया कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड, उनके नाम पर पड़ने वाला वोट वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके सामने विपक्ष की रणनीति बहुत, मतलब जिसको कहें ना कि हिंदी में एक शब्द हो जाता है कि धार भोथरी हो गई, बहुत हल्की हो गई, तो कुछ उस तरह की स्थिति हो गई। लेकिन जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल बहुत रणनीतिक तौर पर काम करने वाली पार्टी है समय के लिहाज से। जैसे आपने ध्यान दिया होगा जब राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, हालांकि वो खुद ही कितने गंभीर हैं कि बीच में कैम्ब्रिज चले गए, लेकिन जैसे जैसे जिस राज्य में हुई वहां से खबरें आती हैं, कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के सीधे उसकी वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी वो खबर आती है, भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल कर लेती है। दूसरा, अगर किसी पार्टी से कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की कोई इच्छा रख रहा है, यानी मुंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका हो गया, तो वो चाहेगी कि उसी समय पर उसका मुंह खुले, यानी आप भाजपा की तरफ आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो तय होता हुआ दिखे। आप देखिए, हर राज्य में जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो सिर्फ इतना भर नहीं कि कोई लोग आ रहे हैं या वहां का कोई मुद्दा बड़ा होता है। और हमने ये देखा है कि जब कहीं किसी राज्य में कोई ऐसी घटना होती है, राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाती है, तो नरेंद्र मोदी का जो हमले की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो ताकत है, वो बहुत बढ़ जाती है। संदेश खाली ने नरेंद्र मोदी को वो अमोघ अस्त्र दे दिया, हथियार दे दिया है, जो 2024 में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल करेगा। अब कुणाल घोष जैसे नेता वो अपने बायो से हटा लें, वो उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। दूसरे कौन से नेता होंगे जो अंतिम समय में आकर यहां आपको कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते
हुए दिखेंगे, यहां दूसरी भूमिका में देखेंगे, ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, शायद उस पर नजर रखनी चाहिए। सीनियर वर्सेस यूथ के बीच की जो लड़ाई थी वो तो टीएमसी में देखने को मिली थी राहुल जी, और इसमें अभिषेक बनर्जी कैंप के कुछ लोग थे जो चाहते थे कि अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से काम करें। दूसरी तरफ सीनियर लीडरशिप थी जो ममता बनर्जी की बात मानने को तैयार थी। वो एक लड़ाई टीएमसी की खुलकर देखने को मिली थी। और क्या ये संकट टीएमसी में और गहरा हो रहा है या इसका उपाय टीएमसी ने ढूंढ लिया है? देखिए, कुणाल घोष का वहाँ जाना, देखिए अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और ये जो टीएमसी में एक झगड़ा शुरू हुआ था यंग वर्सेस ओल्ड ब्रिगेड का, ये इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, उनके बयानों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। और ऐसे में कुणाल घोष का जाना, देखिए वो राइट हैंड मैन माने जाते हैं अभिषेक बनर्जी के, तो ऐसे में उनका जाना अपने आप में टीएमसी में एक संकेत देता है कि वहाँ पर भी लोग जो हैं काफ़ी खुश नहीं है अपनी जो इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स है उसको लेकर। लेकिन वहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो हैं, उनको जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है या बंगाल में उनको जो यंग वोटर है वो काफ़ी पसंद करता है, उनके काम को भी पसंद करता है। उन्होंने जिस तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है वो भी वो पसंद करते हैं, और वैसे भी डायमंड हार्बर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया वो भी पसंद किया जाता है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मकश पार्टी के अंदर ज़रूर है। वो कितना चुनावों में बीजेपी को लाभ पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात है। देखिए, ये तो हर जगह हर स्टेट में देखने को मिल रहा है और बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। बंगाल का हालांकि सियासी समीकरण बीजेपी इस हिसाब से सेट करने की कोशिश कर रही है, मुद्दे इस हिसाब से सेट करने की कोशिश कर रही है कि फाइट जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में हो। अभी जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि 20 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 21 सीटें बंगाल में ममता जीत सकती हैं। अब देखना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे फासला बढ़ता है या ये फासला भारतीय जनता पार्टी घटाने में कामयाब रह पाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बंगाल के बाद बिहार का भी कूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बिहार की 40 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली का कितना असर होगा? औरंगाबाद और बेगूसराय सीट पर महागठबंधन को कितना चांस है? क्या इस बार बिहार में क्लीन स्वीप करेंगे मोदी? कहानी कुर्सी की में होगी बात इस ब्रेक के बाद।